हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। और मैं हर्ष आज आपका वेलकम करता हूं हमारे इस नेक्स्ट सेशन में। सेशन का नाम है ऑर्गेनाइजिंग। और आपको पता होगा कि हम लोग वन शॉट रिवीजन पे फोकस कर रहे हैं अपने आगे आने वाले पेपर्स के लिए। और इस वन शॉट रिवीजन में आपको सबसे पहले पढ़ाया गया नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। फिर मैंने एक सेशन लिया था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, एक सेशन बिजनेस इन्वायरमेंट का और एक सेशन प्लानिंग का हो चुका है। आज का सेशन हमारा नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, जो कि है ऑर्गेनाइजिंग। तो भाई सबसे पहले अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छे से कोट से। और इस कोट में लिखा हुआ है, इफ देयर इज नो स्ट्रगल देयर इज नो प्रोग्रेस। देखो बच्चों, इस कोट में ये नहीं लिखा हुआ है कि इफ देयर इज नो स्ट्रगल देयर इज नो सक्सेस। देखो, सफलता हो सकता है कि आपको बाय हुक और क्रुक कुछ और करके मिल जाए, ठीक है ना। जैसे कि अगर आप किसी बहुत ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करते हो, तो हो सकता है कि आप जल्दी और शॉर्टकट मार के आप सक्सेसफुल हो जाओ, लेकिन फॉर टेम्पररी टाइम पीरियड, ठीक है। आपको अगर परमानेंटली सक्सेसफुल रहना है, अगर आपको प्रोग्रेस करते रहना है, तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। जैसे कि मैं अक्सर बच्चों से कहता हूं कि बच्चों, पढ़ाई कभी ना खत्म होने वाली चीज है। अगर आप सोचते हो, अगर आपको यह बताया गया है कि पहले 10th कर लो, पास हो जाओगे, तो आपका जीवन में जो है मजे ही मजे आ जाएंगे, जीवन सेट हो जाएगा। फिर कहा गया 12th कर लो, सेट हो जाएगा। फिर कहा जा रहा है ग्रेजुएशन कर लो, फिर कहा जाएगा पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो। यार लर्निंग एक देखो, पढ़ाई एजुकेशन खत्म हो सकती है, लेकिन लर्निंग एक ऐसी जर्नी होती है जिसमें आपको स्ट्रगल का सामना करना ही पड़ता है प्रोग्रेस करने के लिए, ठीक है ना। सक्सेसफुल बनने के लिए नहीं, प्रोग्रेस करने के लिए आपको लर्निंग करना पड़ेगा, आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। और कोई उसका शॉर्टकट मेथड नहीं है। देयर इज नो शॉर्टकट टू प्रोग्रेस। आपको लंबा रास्ता पकड़ना पड़ेगा और आपको वो रास्ता होगा स्ट्रगल का रास्ता। फटाफट से अपनी ऑर्गेनाइजिंग की क्लास भी शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कोई भी चैप्टर बिजनेस स्टडीज का उठाते हैं, तो उसमें हम लोग उस पर्टिकुलर चैप्टर में उसकी मीनिंग जानने का प्रयास करते हैं कि भाई ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है। और फिर दो चार टॉपिक हमारे कॉमन भी हैं, जैसे कि फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, लिमिटेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ये सारे हमारे कॉमन टॉपिक्स हैं जो हमको लगभग हर चैप्टर में देखने को मिलते हैं, ठीक है बच्चों। तो ऑर्गेनाइजिंग से हम समझते क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं भाई, आफ्टर हैविंग डिसाइडेड अबाउट द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में हम लोग डिसाइड कर चुके हैं, प्लानिंग के बारे में डिसाइड हो हम लोग का डिस्कशन हो चुका है। और जब आपने प्लान बना लिए, जब आपने प्लानिंग कर ली, देन मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल डिजाइनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। उसके बाद मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाने के लिए। अब भैया ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो बच्चों, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आता है, डिविजनल स्ट्रक्चर आता है और फंक्शनल स्ट्रक्चर भी आता है। तो यहां पे क्या होता है, जब आपने प्लानिंग कर ली, तो अब आपको, अगर आप मैनेजर हो, अगर आप फाइनेंस मैनेजर हो, अगर आप प्रोडक्शन मैनेजर हो, अगर आप सेल्स मैनेजर हो, अगर आप कोई भी मैनेजर हो, ठीक है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको अपने सारे रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं प्रोडक्शन मैनेजर हूं, तो मेरे को रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा, ठीक है। मुझे इलेक्ट्रिसिटी का जुगाड़ करना पड़ेगा, मुझे एक कम्युनिकेशन अपने डिपार्टमेंट में बनाना पड़ेगा। समझ रहे हो? अगर आप प्रोडक्शन करते हो, फॉर एन एग्जांपल कि अगर आप शर्ट का प्रोडक्शन करते हो, अगर आपका काम शर्ट बनाने का है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा? रॉ मटेरियल हो जाएगा आपका कॉटन। फिर आप रुई से बनाओगे धागा, धागे से बनेगा फैब्रिक व्हाइट कलर का होगा, ठीक है ना, क्योंकि रुई तो रंगीन नहीं होती है ना। फिर आप उस फैब्रिक को कलर करते हो, एंड देन फिर अपना प्रॉपर जो आप जिस भी कलर की शर्ट बनाना चाहते हो, आप फैब्रिक से उस शर्ट को सिलते हो, ठीक है ना। सेम प्रोसीजर इज फॉर टी शर्ट, सेम प्रोसीजर इज फॉर ट्राउजर्स, है ना। तो अगर आपको कोई भी प्रोडक्शन करना है, तो आपको रॉ मटेरियल्स लाने पड़ेंगे, आपको एम्प्लॉयज को लाना पड़ेगा, आपको मशीनरीज लानी पड़ेंगी, मतलब आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा चीजों को। तो एवरीथिंग शुड बी इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, इन एन ऑर्गेनाइजेशन और एन इन इंस्टीट्यूशन। अब हम इस फंक्शन को क्या कहते हैं? हम इस फंक्शन को भाई ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। बहुत अच्छी बात है। इट इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग व्हाट एक्टिविटीज आर टू बी डन। ये इसमें क्या क्या होता है? इसमें ये देखा जाता है कि व्हाट एक्टिविटीज आर टू बी कंडक्टेड, कि भाई क्या काम करना है। व्हाट, पहला सवाल क्या है बच्चों? पहला सवाल है व्हाट। अगला आता है हाउ द एक्टिविटीज आर टू बी ग्रुप्ड, किस तरीके से एक्टिविटीज को हमें ग्रुप करना है। समझ रहे हो? तो अगला पॉइंट हो गया आपका हाउ।
फिर आता है हाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी आर टू बी डेलीगेटेड एंड हु रिपोर्ट्स टू हुम, किस तरह से अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट किया जाएगा, सेंट्रलाइजेशन किया जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन किया जाएगा, और हु रिपोर्ट्स टू हुम, भाई कौन किसको रिपोर्ट करेगा। तो व्हाट, हाउ एंड हु, 3 प्रश्नों का उत्तर हमें यहां पे देना होता है ऑर्गेनाइजिंग में। भाई फटाफट से आ जाते हैं ऑर्गेनाइजिंग। आप ऑर्गेनाइजिंग समझ गए होंगे कि ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है। कुल मिला के अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को फोकस करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है ना, और फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है, डिविजनल फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की बात होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है। इन सभी एक्टिविटीज को जब हम ग्रुप कर देते हैं तो उसका एक निकल के आता है नाम, वो है ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है भाई, अब आते हैं फटाफट से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। चलो, सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। अच्छा, डिवीजन ऑफ वर्क तो यार सुना सुना लग रहा है। डिवीजन ऑफ वर्क हमने और कहां सुना है? डिवीजन ऑफ वर्क हमने सुना है बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। अपने काम को क्या करो? अपने काम को डिवाइड करो। अपने काम को डिवाइड करके क्या होगा? अपने काम को डिवाइड करके आपको स्पेशलाइजेशन मिलेगी। अच्छा, काम हो गया, डिवाइड हो गया, स्पेशलाइजेशन मिल गई, और क्या होगा? समय बचेगा, कॉस्ट बचेगी। समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें होती है जब आप वर्क को डिवाइड कर दोगे, और आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव हो जाएंगे, फटाफट से अचीव हो जाएंगे। समझ रहे हो ना बात को? तो वर्क को डिवाइड करने का फिर क्या करना है? फिर करना है भाई कोऑर्डिनेशन। क्या करना है? कोऑर्डिनेशन। आपस में सब लोग कोऑर्डिनेट करें, आपस में सब लोग कम्युनिकेट करें, और आपस में कोऑपरेट करें, एक दूसरे की सहायता करें, मदद करें। ठीक है, ऐसा कोऑर्डिनेशन का जाल आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बिछा देना है। ठीक है, फिर आता है बच्चों प्लूरैलिटी ऑफ पर्संस। भाई तरह तरह के लोग आपको चाहिए होंगे। ठीक है, तरह तरह के लोगों का मतलब यह है कि कोई इंसान प्रोडक्शन में अच्छा होगा, कोई इंसान मार्केटिंग में अच्छा होगा, कोई इंसान सेल्स में अच्छा होगा, कोई इंसान फाइनेंस में अच्छा होगा। ठीक है, कोई इंसान आईटी में अच्छा होगा। मतलब आपको अलग अलग तरीके के लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाने पड़ेंगे। फिर आता है कॉमन ऑब्जेक्टिव। अच्छा, सबका एक ऑब्जेक्टिव होगा, सबका कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा, चाहे आईटी का बंदा हो, चाहे प्रोडक्शन का हो, सेल्स का हो, सबका एक ऑब्जेक्टिव। क्या? कि भाई जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, सर्वाइवल हो सकता है, ग्रोथ हो सकता है। ठीक है, वो अचीव करने का। और 5वां पॉइंट हमारा क्या कहता है? 5वां पॉइंट कहता है ऑर्गेनाइजेशन इज अ मशीन ऑफ मैनेजमेंट। देखो यार, मैनेजमेंट की मशीन एक्चुअली में क्या होती है? आपने 3 इडियट्स पिक्चर देखी होगी, 3 इडियट्स मूवी देखी होगी। वहां पे आमिर खान जब एक क्लास में बैठे होते हैं इंजीनियरिंग की, तो उनका प्रोफेसर उनसे पूछता है कि भाई व्हाट इज मशीन। ठीक है, तो जो चतुर रामालिंगम होते हैं बड़ी जल्दी से रटी हुई डेफिनेशन अपनी मशीन के बारे में बताते हैं, जबकि आमिर खान कहते हैं कि ऐसी कोई भी चीज जो इंसान की मेहनत को बचाए, जो इंसान के एफर्ट्स को बचाए और इंसान की जिंदगी अच्छी बनाए, उसको हम लोग मशीन कहते हैं। ठीक है, फिर वो अपनी पैंट की जिप अप डाउन करते हैं, तो कहते हैं अप डाउन, ये देखो ये मशीन है। पंखा चला, हवा आई, मशीन। एसी चल रही है, मशीन। ठीक है ना, हर वो चीज मशीन है जो इंसान का एफर्ट्स डिक्रीज करती है, उसका टाइम बचाती है, कॉस्ट बचाती है, उसे कहते हैं मशीन। तो भाई मशीन, मैनेजमेंट की मशीन क्या है? मैनेजमेंट को चालू रखने का काम, चलते रहने का काम क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। और ये बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल बात है। जब आप कहीं जॉब करोगे, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में होगे, तो आप ये समझोगे कि भाई अगर हमारा तरीका ऑर्गेनाइज नहीं है तो हम दिन भर भटकते रहेंगे इधर से उधर पागलों की तरीके से, और हम किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाएंगे। चलो, अब आते हैं भाई अपनी अगले कंटेंट पे, जो कि है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। पहला, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। जब आप वर्क को डिवाइड करते हो, आपको स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, बताया ना भाई, वर्किंग रिलेशनशिप, किसको क्या काम करना है ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो होगा कंफ्यूजन। नहीं तो क्या होगा बच्चों? नहीं तो कंफ्यूजन का सामना करना पड़ेगा। फिर देखो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। भैया रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल करना है, पूरा निचोड़ लेना है रिसोर्सेज को। ठीक है, बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होना चाहिए। जितने रिसोर्सेज हैं उनका पूरा यूटिलाइजेशन करना चाहिए। अब रिसोर्सेज कई तरीके के हो सकते हैं। बच्चे पूछते हैं कि सर रिसोर्सेज से आप क्या समझाना चाहते हैं? ठीक है बच्चों, देखो रिसोर्सेज का मतलब पैसा होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में, एक बिजनेस में पैसा रिसोर्स है, एम्प्लॉय रिसोर्स है, उसके कस्टमर उसके एसेट्स हैं, उसके सप्लायर्स उसके रिसोर्स हैं, रॉ मटेरियल कहां से आ रहा है, क्या इंग्रेडिएंट पड़ रहा है, कैसे प्रोडक्शन हो रही है, तो उसके जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन
को हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि भाई वो उनका वेस्टेज बिल्कुल भी ना हो। फिर क्या आता है बच्चों, एडेप्शन टू चेंज। भैया ऑर्गेनाइज इस तरीके से करो कि कल को कोई मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़े तो उस पहाड़ से निकलने का रास्ता मिल जाए। ऐसा मत बनाओ कि मुसीबत का पहाड़ टूटे और आप उसके नीचे दब जाओ, ऐसा नहीं करना है। फिर आते हैं इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। भैया देखो ऑर्गेनाइजेशन जब होती है ना, जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, जो आपका मैनेजमेंट है, जो आपके मैनेजर्स हैं, वो क्या होते हैं, वो आपके इफेक्टिव हो पाते हैं। देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यार जो बंदा मैनेज कर रहा होता है उसको अपने आप को थोड़ा फ्री रखना होता है। अगर सारे काम वो करने लगेगा तो फिर वो फ्री नहीं रह पाएगा, और अगर वो फ्री नहीं रह पाएगा तो वो सोच नहीं पाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स कैसे अचीव होंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी, ये काम और अच्छे से कैसे हो सकता है। समझ रहे हो, जब वो खुद ही सारे काम करने लगेगा तो उसको अपने काम को डेलीगेट करना पड़ता है। अभी आगे देखने को मिलेगा डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। फिर आता है बच्चे, फिर आता है, सब लोग देख लो इधर से, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। अब पर्सनल का मतलब जैसे कौन है, एम्प्लॉय। भैया एम्प्लॉय का डेवलपमेंट भी होना चाहिए। डेवलपमेंट का क्या मतलब है, दो तरीके की चीजें आती हैं, एक होता है ट्रेनिंग, एक होता है डेवलपमेंट। डायग्राम बना रहा हूं, फटाफट से अपनी कॉपी में भी इसको बना लें। ये देखिए देखो बच्चों, ट्रेनिंग एक छोटा कंसेप्ट होता है जबकि डेवलपमेंट एक बड़ा कंसेप्ट होता है। ट्रेनिंग कभी क्या होती है कि मुझे कोई मशीन नहीं चलानी आती है तो मेरी क्या करवा दी गई, मेरी ट्रेनिंग करवा दी गई। लेकिन ताउम्र जब तक मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में सर्व कर रहा हूं, ताउम्र जब तक मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में सर्व कर रहा हूं तो मेरी डेवलपमेंट चलती रहनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन की भी डेवलपमेंट चलती रहनी चाहिए। फिर आते हैं बच्चों एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। देखो मैंने आपको बताया था प्लानिंग में भी कि भाई मैंने आपको बेसिक जो चैप्टर पढ़ा था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट या आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो मैंने बताया था कि भैया एक बात बताओ कि ऑर्गेनाइजेशन को मारो गोली, इंसान की सबसे पहली जरूरत क्या है, इंसान की सबसे पहली जरूरत क्या है। तो बच्चे कहेंगे सर गाड़ी है, ये है, वो है, पिज्जा खाना है। नहीं, इंसान की सबसे पहली जरूरत है सर्वाइवल, कि वो जिंदा रहे। तो उसी प्रकार से बच्चों ऑर्गेनाइजेशन की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सर्वाइवल। सर्वाइवल हो गया, मार्केट में टिके हुए हैं, अब कमाएंगे पैसा, प्रॉफिट। फिर प्रॉफिट भी कमा लिया, अब करना है ग्रोथ। पहले हम एक शहर में काम करते थे, एक जिले में काम करते थे, अब पूरे राज्य में काम करेंगे, राज्य में हो गया, पूरे देश में, देश में हो गया, पूरी दुनिया में। समझ लो ग्रोथ। तो ये हो गया भाई एक्सपेंशन और ग्रोथ। दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपके ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस में, ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस के बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो, ये आपने अगर पढ़ लिया, अगर आप कॉपी में लिख के आते हो या सीयूटी के लिए ध्यान दे रहे हो तो आपको ये टॉपिक्स, ये सारे इंपॉर्टेंस क्लियर होने चाहिए। ठीक है ना, ठीक। फिर आता है बच्चों ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। अब हमको फटाफट से देखना है कि भैया ऑर्गेनाइजिंग की क्या प्रोसेस होती है। तो जरा एक बार हम अपने चार्ट पे ध्यान देते हैं कि हमने क्या चार्ट आपके लिए मैं लेके आया हूं। ठीक है, ये देखते हैं। पहले तो ये चार्ट देख लो, सब बच्चों को ये चार्ट दिख रहा होगा। देयर आर 4 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। पहला आता है बच्चों आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने वर्क को, अपने कामों को, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले वर्क हैं उनको आपको आइडेंटिफाई करना है, फिर आप उनको डिवाइड करना है आपने। ठीक है, अच्छा एक बार आइडेंटिफिकेशन और डिवीजन ऑफ वर्क हो गया, अब क्या करना है, अब आपको करना है डिपार्टमेंटलाइजेशन। आपको डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दे रहा है। ठीक है, आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट डिवाइड करने पड़ेंगे। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन कार बनाती है, यू आर एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, आपको परचेज डिपार्टमेंट करना होगा जो लोहा खरीदेगा कार बनाने के लिए। आपको पेंट डिपार्टमेंट करना होगा जो गाड़ी को पेंट करेगा। आपको इंस्टॉलेशन डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा जो गाड़ी में इंस्टॉल करेगा क्या, म्यूजिक सिस्टम, टायर एंड ऑल दीज इंजन्स एंड एसी, सब कुछ। समझ रहे हो, आपको अलग अलग डिपार्टमेंट बनाने पड़ेंगे। देन ये हो गया। ठीक, तो ये हो गया, जैसे किसी यूनिवर्सिटी में होता है ना बच्चों, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स, जहां पे अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग फैकल्टीज वहां पे आपको अवेलेबल रहते हैं। मतलब हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो आपको डिपार्टमेंटलाइजेशन करना पड़ेगा। फिर क्या लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अच्छा डिपार्टमेंटलाइजेशन हो गया, अब लोगों को उनकी ड्यूटीज समझानी है। बहुत मुश्किल काम है, मैं आपको बता रहा हूं कि लोगों को उनकी ड्यूटीज, ऐसे लोग जो अपनी ड्यूटी समझना ही नहीं चाहते ना, उनको समझाना बहुत डिफिकल्ट टास्क है कि आपकी क्या
ड्यूटी है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो बच्चों ये हो गया असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज कि भाई आपको ड्यूटीज को असाइन करना है। फटाफट से अपने चौथे पॉइंट पे आते हैं जो कि एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अच्छा ड्यूटीज असाइन हो गई ना, अब कौन किसको रिपोर्ट करेगा, फटाफट से ये भी बता दिया जाए कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। ठीक है, मैं किसको रिपोर्ट करूंगा, मेरे जो मैनेजर हैं वो किसको रिपोर्ट करेंगे, ठीक है, या और जो एम्प्लॉय हैं वो किसको रिपोर्ट करेंगे, ये पॉइंट है। समझ गए सब बच्चे? तो ये है। अब अपने आ जाते हैं, ये हो गया हमारा चार्ट। अच्छा इसका शॉर्ट फॉर्म अगर मैं आपको कहूं कि भाई अगर आपको इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है और लाइन से याद करना पड़ेगा, तो इसका शॉर्ट फॉर्म बच्चों निकल के आता है आई फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डी फॉर डिपार्टमेंटलाइजेशन, ए फॉर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज और ई फॉर एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो IDAE, समझ गए? IDAE ये क्या बनता है आपका, ये बनता है स्टेप्स ऑफ या प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ठीक, फटाफट से देखते हैं भैया आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क में क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको काम आइडेंटिफाई करना है। बच्चे पूछते हैं कि सर दो चार जरा वर्क, जो आप वर्क वर्क चिल्ला रहे हैं तो वर्क के दो चार एग्जांपल भी दे डालिए। तो ठीक है भैया आपके लिए एग्जांपल लेके आया हूं। देखो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, पहले आप रॉ मटेरियल खरीदोगे, ठीक है ना। परचेज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड एक्टिविटीज, अब एक बात बताओ, कार बनाने वाली कंपनी है तुम्हारी, तो टायर कहां से खरीदोगे, MRF से, सीएट से, समझ रहे हो। टायर तो बनाने लगोगे, क्या बनाते हो, कार बनाते हो, टायर नहीं बनाते हो, टायर तो खरीदोगे। ठीक है, क्या बनाते हो, कार बनाते हो, म्यूजिक सिस्टम नहीं बनाते हो, म्यूजिक सिस्टम तो हरमन का, सोनी का और JBL का खरीदोगे और उसको इंस्टॉल करोगे। तो चलो वो भी खरीद लिया। फिर आते हैं प्रोडक्शन, अब तुम्हारा प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, फिर अपने सामान को आप स्टॉक करोगे, स्टॉक के साथ साथ मार्केट में रिसर्च करते रहोगे। करोगे कि नहीं करोगे रिसर्च, कि मार्केट में किस तरीके की गाड़ी चल रही है, मार्केट में किस तरीके की गाड़ी चल रही है, देख लिया, रिसर्च हो गया। अच्छा अब क्या करेंगे, अब करेंगे भैया एडवर्टीजमेंट। ठीक, एडवर्टीजमेंट आपने देखा होगा हमारे भारत के टेलीविजन पे, मीडिया में, न्यूज़पेपर में और जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है, एडवर्टीजमेंट का बहुत रोल है। तुमने देखा है इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा होता है या इंडिया और किसी और टीम का मैच चल रहा होता है, वहां पे एडवर्टीजमेंट जो आते हैं, एक ओवर ही जरा सा खत्म हुआ 4 सेकंड में एडवर्टीजमेंट आ जाता है, समझ रहे हो। अब वो एडवर्टीजमेंट बेटा बहुत महंगे होते हैं, हॉटस्टार वगैरह पे 2-2 करोड़ लोग लाइव उस मैच को देख रहे होते हैं, 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ लोग लाइव देख रहे होते हैं पूरे इंडिया में। अब आप सोच लो वो एडवर्टीजमेंट जो आपका 10 मिनट का चले, वो आपका जो एडवर्टीजमेंट 10 सेकंड का चलेगा, वो कितना इंपैक्टफुल होगा, आपकी सेल्स को कितना बढ़ाएगा। हाँ वो अलग बात है, महंगा होता है, लेकिन आप समझ रहे हो। टीवी में न्यूज़पेपर देखा है आपने, न्यूज़पेपर में 10 पन्ने होंगे, 10 पन्नों में खबरें होंगी, 2 पन्नों में, बाकी 8 पन्नों में होगा एडवर्टीजमेंट। कभी शादी का एडवर्टीजमेंट होगा उसमें, कभी किसी कंपनी का होगा, पूरा पूरा पेज एडवर्टीजमेंट ले लेते हैं। ठीक है ना, एडवर्टीजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मार्केटिंग का, कि भैया अपनी बात अगर लोगों तक पहुंचानी है तो क्या करेंगे, आप करेंगे एडवर्टीजमेंट। जैसे घड़ी का एक बड़ा एडवर्टीजमेंट मुझे याद आता है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। अब 10 रुपए का साबुन तुम बेच रहे हो तो पहले इस्तेमाल करके विश्वास क्या करना है यार। ठीक है, कौन सा बहुत ऐसा तुम्हारा बहुत गाड़ी तुम बेच रहे हो कि भाई 50-60 लाख रुपए जिसने लगा दी तो पहले इस्तेमाल करेगा फिर विश्वास करेगा, अरे उसको नहीं विश्वास होगा तो फेंक देगा उठा के। 10 रुपए के साबुन से क्या विश्वास करेगा वो, ठीक है ना। मतलब विश्वास जैसे, भरोसे जैसे इमोशनल उसको वर्ड को इन्होंने 10 रुपए के घड़ी साबुन से जोड़ दिया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वो उनका एडवर्टीजमेंट का तरीका है। दाग अच्छे हैं, ठीक है, तो दाग भी लग गया, पहले दाग होता तो आदमी सोचा था इरिटेटिंग है, अब कह रहे हैं दाग अच्छे हैं। तो ये सब मुझे तो मतलब इनका एडवर्टीजमेंट का बड़ा अच्छा मतलब इंपैक्टफुल होता है। आपने एक चीज और देखी होगी, मतलब तुम अगर साबुन बेच रहे हो तो दाग अच्छे हैं, ठीक है ना, मतलब तुम्हारा दाग पहले लगे फिर तुम्हारा साबुन खरीदे और साफ करें। एक चीज और आपने देखी होगी, गुड डे बिस्किट, गुड डे बिस्किट बिक रहे थे नहीं बिक रहे थे मुझे तो आइडिया नहीं है, बिक ही रहे थे जहां तक है। तो मॉम्स मैजिक, यार बिस्किट खाने में मॉम का क्या मैजिक, पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है मॉम्स मैजिक। एडवर्टीजमेंट आता है, एक लड़की अपने हॉस्टल जा रही है तो उसकी माँ उसको छोड़ने नहीं जा पाती है, तो उसके बैग में गुड डे का एक बिस्किट रख देती है। जब वो हॉस्टल जाके बैग खोलती देखती है, अरे गुड डे का बिस्किट, मॉम्स मैजिक। अरे यार मम्मी को गिफ्ट और कुछ नहीं देंगी, बिस्किट ही गिफ्ट दे देंगी 10 रुपए का, भाई मम्मी देंगी और कुछ दे देंगी, ठीक है, तो गुड डे का बिस्किट क्यों देंगी, वो तो मैं जाके खरीद नहीं लूंगी हॉस्टल में। लॉजिक होना चाहिए। खैर लोगों को बड़ा इफेक्टिव लगता है, लोगों को पसंद आता है, लोगों को भी लगने लगा भाई मॉम का मैजिक तो ही है, चलो उसको खरीदते हैं। खैर तो ये हो गया एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, मैं इतना ही बताना चाह रहा था आपको, ठीक है। फिर आते हैं बच्चों सेल्स। भैया एडवर्टीजमेंट कर लिया, सेल्स कर लो।
ठीक है, पैसा भी कमा लो। फाइनेंशियल अरेंजमेंट, फाइनेंस कहां से आएगा, फंड कहां से आएगा, इक्विटी से आएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से आएगा, डिबेंचर से आएगा, स्टॉक से आएगा, वारंट से आएगा, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज खरीद के आएगा, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आएगा, जमीन बेच के आएगा, मशीन बेच के आएगा। कैसे आएगा, समझ रहे हो, पैसा कैसे आएगा। अच्छा आ गया, इस्तेमाल कैसे करना है, कहां लगाना है, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी। ठीक है, प्रोजेक्ट ए प्रॉफिटेबल कम था, बी थोड़ा और ज्यादा प्रॉफिटेबल था, सी थोड़ा और ज्यादा प्रॉफिटेबल, तो पैसा कहां लगाने का, पैसा प्रोजेक्ट सी में लगाने का। समझ गए ना, फाइनेंशियल अरेंजमेंट। फिर आता है बच्चों मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स। वाह भैया, अकाउंट्स, कॉमर्स के बच्चों को अकाउंट्स को मेंटेन करना सिखा रहे हैं, देख रहे हो। ठीक है भाई, अकाउंट्स मेंटेन करना सबको आता है। ठीक है, क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएल एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो अकाउंट्स आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ी और आप समझते हो कि अकाउंट्स मेंटेन करना कितना ज्यादा जरूरी है, हिसाब किताब रखना कितना ज्यादा जरूरी है। फिर आता है बच्चों अरेंजमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, और भैया एम्प्लॉइज को भी आपको अरेंज करना है, एम्प्लॉइज को ढूंढ ढूंढ के लाना है, अच्छे अच्छे लोगों को लाना है, अपने एम्प्लॉय में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में डालना है, ताकि वो एम्प्लॉइज अच्छा काम करें। चलो फटाफट से आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है आपका डिपार्टमेंटलाइजेशन। ये देखो, डिपार्टमेंटलाइजेशन का एक बढ़िया सा चार्ट लेके आया हूं आप लोग के लिए। देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक, फिर आते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 10-12 थे, सीईओ एक ही था। जैसे गूगल का सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई, आप सब लोग जानते होंगे। फिर सीईओ ने 22 सारे डिपार्टमेंट बांट दिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ताकि हर डिपार्टमेंट अपना अपना टारगेट अचीव करे, कोई किसी की काम में दखल अंदाजी ना दे, कोई किसी के फटे में टांग ना अड़ाए। अगर हर डिपार्टमेंट अच्छा करेगा तो सीईओ अच्छा करेगा, सीईओ अच्छा करेगा तो बीओडी अच्छे करेंगे, और बीओडी अच्छा करेगा तो कंपनी अच्छा करेगी। तो ये हो गया भैया डिपार्टमेंटलाइजेशन, जहां पे हर डिपार्टमेंट का अपना लीडर होगा, हर डिपार्टमेंट के अपने प्रोजेक्ट्स होंगे अचीव करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं बच्चों असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। भैया जो आदमी जिस काम में अच्छा हो उसको वही ड्यूटी दो। ठीक है, हमें पढ़ाना आता है, हम पढ़ाने की ड्यूटी ले लेते हैं, कोई और कुछ काम करता है उसको वो काम दे दो, मतलब कि असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। अब डॉक्टर को कहोगे कि इंजीनियरिंग का काम करे तो नहीं कर पाएगा, इंजीनियर को कहोगे कि आर्किटेक्चर का काम करे, नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, टीचर को कहोगे कि पेंटिंग बना दे, नहीं बना पाएगा। समझ रहे हो ना। तो भैया असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, आपको जो इंडिविजुअल की क्वालिफिकेशन, उसकी एक्सपीरियंस, भाई देखो क्वालिफिकेशन से मैच करना चाहिए। मैंने क्या पढ़ाई की है, भैया मैंने पढ़ाई की कॉमर्स की, साइंस पढ़ा ही नहीं सकता हूं मैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन देखनी पड़ेगी, स्किल देखनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस देखना पड़ेगा कि कहां है मेरा एक्सपीरियंस। ठीक है ना, और फिर हम क्या कर देंगे, फिर हम कर देंगे असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। फटाफट से आते हैं अपने चौथे टॉपिक पे, जो कि है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। भैया कौन सा सबऑर्डिनेट किस सुपीरियर को, ये देखो लिखा हुआ है, इन क्रिएशन ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। आपको क्या बनाना है, आपको सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप को बनाना है, कायम रखना है। ठीक है ना, और आपको ये बताना है कि कौन सा एम्प्लॉय किसको रिपोर्ट करेगा। चलो ठीक है, ये चार्ट हो गया। हाँ भाई, अब आ जाते हैं, अब बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर ये फॉर्मल, इनफॉर्मल, डिविजनल, फंक्शनल, ये क्या करें, ये सब तो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग और ये तो हमको आता है, हम इसका क्या करें। भैया ऑर्गेनाइजेशन में दो तरीके की ऑर्गेनाइजेशन होती है, स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूं। ऑर्गेनाइजेशन दो तरीके की होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दो तरीके का होता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर। पहले बात करते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे। भाई देखो फॉर्मल, अब तुरंत ही आपके लिए एक डिफरेंस लेके आया हूं ताकि आपको चार्ट की मदद से समझ में आए। भाई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां पे बातचीत बड़ी फॉर्मली होती है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर में होती है। स्केलर चेन याद है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, उसी स्केलर चेन में होती है। कोई भी बंदा स्केलर चेन को तोड़ता नहीं, और सिर्फ काम की बात होती है, सिर्फ काम से काम रखते हैं। ठीक है ना, किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाते हैं। तो भैया फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां पे एकदम डेफिनिट काम हो। ठीक है, देखो लिखा हुआ है, इट इज अ सिस्टम ऑफ वेल डिफाइंड जॉब, डेफिनिट मेजर ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मेजर होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मेजर होना चाहिए, और अथॉरिटी का मेजर होना चाहिए। फटाफट से आते हैं बच्चों इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। भाई देखो, इट इज अ नेटवर्क ऑफ पर्सनल एंड सोशल रिलेशनशिप। भैया इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, काम तो कर लिया, क्या रोबोट है, क्या दिन भर काम करते रहेंगे। ठीक है भैया, अगर आदमी हंसेगा, बोलेगा, बतलाएगा नहीं, गॉसिपिंग नहीं करेगा, एक दूसरे की बुराई नहीं करेगा, तो काम कैसे चलेगा।
ठीक है, ये सब भी बहुत जरूरी है लाइफ में। तो अगर आप रोबोट की तरह, अगर आप इंसान है तो आप बातचीत करेंगे ही करेंगे। आप रोबोट नहीं है कि आप 8 बजे आए और 10 बजे जा रहे हैं और अपने काम से काम रख रहे हैं। दिन भर चुप नहीं रह सकते हैं आप, आपको कुछ बोलना होगा अपने एम्प्लॉय से, अपने कलीग से। ठीक है, वो सारी चीजें आती हैं बच्चों इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। लिखा हुआ जरा पढ़ के देखते हैं। इट इज अ नेटवर्क ऑफ पर्सनल एंड सोशल रिलेशनशिप not established by formal organization but arising spontaneously as people associate with one another, जहां पे लोग एक दूसरे से एसोसिएट कर पाते हैं। ओरिजिन, यहां पे ओरिजिन कैसे होता है? यहां पे ओरिजिन होता है बच्चों, यहां पे आपका जो ओरिजिन होता है वो होता है रिजल्ट ऑफ कंपनी रूल एंड पॉलिसी। कंपनी का क्या रूल है, क्या पॉलिसी है, वहां से ओरिजिन होता है। और यहां पे होता है भैया इंटरेक्शन, बातचीत। समझ गए? मैं किसी और से बातचीत कर रहा हूं तो मेरा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रहा है। यहां पे आते हैं, इट अराइजेस बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन इन मैनेजमेंट। मेरी मैनेजमेंट में क्या पोजीशन है, क्या मैं मैनेजमेंट में कोई पोजीशन रखता हूं या मैं सिंपल इंप्लॉय हूं, वहां से आता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये पर्सनल क्वालिटीज ऑफ इंडिविजुअल। अब मेरी बातचीत करने की क्वालिटी बड़ी अच्छी है, मैं मिलनसार स्वभाव का हूं, जॉली नेचर का हूं, अगर हूं तो वो कहां आ जाएगा? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, बिहेवियर इज गाइडेड बाय रूल एंड पॉलिसीज। यहां पे आपका जो बर्ताव है, जो व्यवहार है, वो कैसे पता लगेगा? रूल्स और पॉलिसीज से। और यहां पे बिहेवियर इज नॉट गाइडेड बाय एनी रूल्स, इट हैज नो सेट पैटर्न। यहां पे कोई रूल काम नहीं करता है, ना ही इसका कोई सेट पैटर्न होता है। समझ गए बच्चों? ये है। अच्छा, बातचीत कैसे होती है? फॉर्मल कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन टेक प्लेस थ्रू स्केलर चेन। फॉर्मल कम्युनिकेशन में स्केलर चेन से बातचीत होती है और इट कैन टेक प्लेस इन एनी डायरेक्शन। और भैया इनफॉर्मल में कहीं भी कोई भी किसी से बातचीत कर रहा है, पता चला गए ऑर्गेनाइजेशन में लंच करने, तो हो सकता है कि अपने मैनेजर से भी डायरेक्टली बातचीत करने को मिल जाए। फिर आता है भाई नेचर। इसका जो नेचर होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, ये रिजिड होता है, मतलब बदलता नहीं है, जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बदलता रहता है, फ्लेक्सिबल होता है। यहाँ पे मैनेजर कौन होते हैं? लीडर होते हैं, जबकि यहाँ पे लीडर आर चूजन बाय द ग्रुप। यहाँ पे मैनेजर्स लीडर होते हैं, जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में लीडर्स को चुनते हैं जनता, मतलब ग्रुप। अपने ग्रुप लीडर को कौन चुनेगा? ग्रुप। ये हो गया बच्चों, तो ये हो गया आपका फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब भाई फटाफट देख लेते हैं। अच्छा, एक बात और, ठीक है, हाँ, ये आ जाएगा जो अब मैं बात आपको बताने जा रहा था, वो आपका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में आ जाएगा। देखो, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जब आपका हर चीज फॉर्मली हो रहा है बच्चों, तो वहां पे क्या होगा यार? वहां पे ना चीजों को करने में, डिसीजन लेने में समय लगेगा। ठीक है, क्योंकि आप एक फॉर्मल स्ट्रक्चर में जा रहे हो। ठीक, जबकि इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में डिसीजन को लेने में समय नहीं जाएगा। अच्छा, एक बात और, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर्मल कम्युनिकेशन में, ठीक है, बातचीत तो होगी लेकिन गॉसिपिंग नहीं होगी, पंचायत नहीं होगी। ठीक है ना? तो पंचायत कहां होगी? पंचायत हो जाएगी भैया इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि होगी ही होगी, मैं कह रहा हूं हो सकती है। ठीक है ना? तो अब बारी आती है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। भैया देखो, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेजेस क्या क्या है? अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला तो आपका ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, क्योंकि हर आदमी फॉर्मली काम कर रहा है। सिस्टमैटिक वर्किंग, समझ रहे हो? आपकी वर्किंग जो है वो सिस्टमैटिक हो गई। नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। जिस आदमी ने एक बार एक काम कर दिया, अब दूसरा वो कोई नहीं करेगा, भाई ओवरलैपिंग नहीं होगी। कोऑर्डिनेशन, सब लोग कोऑर्डिनेशन में चलेंगे फॉर्मल स्ट्रक्चर में। मोर एम्फेसिस ऑन वर्किंग, ज्यादा फोकस किस पे रहेगा? काम करने पे, बातचीत करने पे नहीं, गप लड़ाने में नहीं। ठीक है, क्रिएशन ऑफ चेन इन कमांड, और चेन इन कमांड भी बनेगी। चेन इन कमांड समझते हैं? कौन किसको कमांड देगा, जैसे यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक। डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, भैया डिसएडवांटेज भी हैं। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक होता है हेड, एक होता है टेल्स, एक होता है चित, एक होता है पट। तो अगर एडवांटेजेस भी हैं तो लिमिटेशंस भी होंगी। क्या है? डिले इन एक्शन। भैया देखो, फॉर्मली जाओगे टाइम लगेगा, 100 की सीधी बात। ठीक है, इनफॉर्मली जाओगे तुरंत समस्या सुलझेगी। एम्फेसिस ऑन वर्क एंड ड्यूटी ओनली, सिर्फ काम की बात कर रहे हैं। रोबोट बनाना चाहते हो क्या? ठीक है, रोबो, ठीक है, इनको चिट्ठी चाहिए कि इंप्लॉय चाहिए? ठीक है, रोबो 2.0 चिट्ठी। ठीक है, इग्नोर द सोशल नीड ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज की सोशल नीड्स को भी इग्नोर कर देते हैं यहाँ पे लो। ठीक है, तो भैया ये इनके डिसएडवांटेजेस हैं। अब जरा फटाफट से देख लेते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। देखो, अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेजेस की बात करें तो वो वही है जो फॉर्मल के डिसएडवांटेज है।
समझ गए ना, उल्टा उल्टा चल रहा है। तो फास्ट कम्युनिकेशन, वहां कम्युनिकेशन डिले होता था, यहाँ कम्युनिकेशन तेज होता है। वहां पे सोशल नीड्स को भूल जाया करते थे, यहाँ पे सोशल नीड्स का ध्यान रखेंगे। वहां पे फीडबैक कुछ लेते नहीं थे, यहाँ पे फीडबैक लेंगे। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के डिसएडवांटेज क्या है, यहाँ पे र्यूमर बहुत फैलता है, अफवाह, ठीक है, र्यूमर फैलता है, सिस्टमैटिक वर्किंग नहीं हो पाती है, निगेटिव रिजल्ट भी कभी कभी आते हैं भैया। हाँ, जब बातचीत में ज्यादा मन लगने लगता है तो आदमी काम को जाता है भूल, और काम को भूलने के बाद निगेटिव रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं। मोर इंफेसिस लेड डाउन ऑन इंडिविजुअल इंटरेस्ट, और इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट पे ध्यान थोड़ा कम जाता है। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आई होप कि आप सबको बहुत अच्छे से, बहुत कायदे से, तमीज से समझ में आ रहा होगा। फटाफट से आते हैं भैया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। अब ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किस बला का नाम है जो हमारे प्यारे बच्चों को समझ में नहीं आता है, या आता भी है तो कंफ्यूज रहते हैं हमेशा पेपर देते समय। आज के बाद सारी कंफ्यूजन क्लियर। क्या लिखा हुआ है, द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज अ स्ट्रक्चर दैट क्लियरली डेपिक्ट एंड टेल अस द रिलेशनशिप अमंग ऑल द पर्सन्स डिपार्टमेंट्स वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बताता है क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन्स डिपार्टमेंट्स हु आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, और स्ट्रक्चर एक फ्रेमवर्क फॉर द टॉप मैनेजमेंट एंड लाइन मैनेजर्स एंड ऑल्सो फॉर द अदर एम्प्लॉइज। एक फ्रेमवर्क भी तय करता है, मतलब स्ट्रक्चर आप समझते हो ना, स्ट्रक्चर होता है तो फ्रेमवर्क बनता है, फ्रेमवर्क बनता है तो कंफ्यूजन नहीं होती है। While framing the organizational structure, the considerations to be kept in mind are as follows। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे फोकस करना है तो आपको कुछ खास बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहला जॉब डिजाइन, आपको जो लोग एक तरीके की जॉब कर रहे हैं उनको एक साथ रखना पड़ेगा, ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का कंट्रोल कहां तक है, कहां तक मैनेजमेंट कंट्रोल करेगा और कहां के बाद मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं करेगा, यह भी आपको जानना है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, आप अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कितनी कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, इन सारी बातों का भी जवाब आपको देना ही पड़ेगा। फिर आता है डिपार्टमेंटलाइजेशन, वो तो आपको बता दिया मैंने, डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करना। ठीक है, फटाफट से आते हैं अपने इस चार्ट पे। देखो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बच्चों दो तरीके का होता है, एक होता है आपका फंक्शनल और एक होता है आपका डिविजनल स्ट्रक्चर। ये देखो, ठीक है ना, दिख रहा है, फंक्शनल और डिविजनल। अब आते हैं भैया अगला क्या है, अगला है हमारा, जैसे हमने डिफरेंस पढ़ा फॉर्मल और इनफॉर्मल में बच्चों, वैसे ही अब हम पढ़ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड डिविजनल। भैया देखो नाम से क्या पता लग रहा है, छोड़ो सारी पढ़ाई लिखाई, छोड़ो क्या लिखा हुआ है, फंक्शनल स्ट्रक्चर। बच्चों नाम से क्या पता लग रहा है, मेरे को इतना बता दो बस। ठीक है, फंक्शनल स्ट्रक्चर में नाम से पता लग रहा है फंक्शनल, फंक्शंस, जहां पे स्ट्रक्चर डिवाइड हो फंक्शन के हिसाब से उसे कहते हैं फंक्शन स्ट्रक्चर। मतलब लोग, जब एक तरीके के लोग जो एक तरीके का फंक्शन कर रहे हैं, जब आप उनको ग्रुप कर देते हो, जब आप उनका स्ट्रक्चर अलग कर देते हो, उसे फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं। और अब आते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर पे। डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है भैया, जहां पे आप प्रोडक्ट के हिसाब से डिवाइड करते हो उसे कहते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। अब आप पूछेंगे कि सर जरा एक एग्जांपल दे दीजिए कि भैया डिविजनल स्ट्रक्चर का एक एग्जांपल दीजिए। ठीक है, तो बेटा डिविजनल स्ट्रक्चर का एक एग्जांपल देता हूं, टाटा ग्रुप। आपने रतन टाटा सर का नाम सुना होगा, रतन टाटा जी का नाम सुना होगा, टाटा ग्रुप के मालिक हैं, टाटा ग्रुप के फाउंडर भी थे। उनसे पहले जमशेद जी टाटा ने ताज होटल को एक बार मेरे ख्याल से ताज होटल की शुरुआत उन्होंने ही की थी। तो आप ये बताओ टाटा ऐसा कौन सा सामान है जो बनाता नहीं है। ठीक, टाटा का गोल्ड ज्वेलरी तनिष्क के नाम से आता है, एग्री। टाटा की कार आती है टाटा मोटर्स। टाटा की ट्रक आती है, यहां तक कि आर्मी में चलने वाली बसेस किसकी होती हैं, टाटा की। अब टाटा सफारी नाम की जो गाड़ी है वो आर्मी ने भी अपने यूज में ले आए हैं, चलो कार हो गई। टाटा का नमक भी आता है मेरे ख्याल से, टाटा की चाय पत्ती भी आती है, टाटा टी आती है। अच्छा, और क्या क्या आता है टाटा का, टाटा के कपड़े भी आते हैं क्या, टाटा का वेस्ट साइड करके एक फैशन ब्रांड भी है, चलो वो भी हो गया। और क्या आता है टाटा का, टाटा के बहुत सारे होटल हैं, ताज होटल टाटा के हैं। तो भैया और टाटा स्टील, मतलब ऐसा कोई धंधा है जो टाटा नहीं कर रही है, टाटा सब कुछ कर रही है। ठीक है, अब उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाना शुरू कर दिए, टाटा नेक्सॉन देखो अभी एक गाड़ी आई है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की है। कहने का मतलब है, अब मेरे को एक बात बताओ, टाटा तनिष्क जो लोग ज्वेलरी बना रहे हैं,
क्या वो गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग भी कर लेते होंगे, सोने की गाड़ी बना देते होंगे? नहीं। ठीक है, तो भैया बांटना पड़ेगा ना। ठीक है, जब आप अलग अलग कंपनी में एक कंपनी में अलग अलग फंक्शन चला रहे हो, अलग अलग आप प्रोडक्ट लाइन है आपकी, तो बांटना पड़ेगा भैया। किस में बांटेंगे? डिविजनल स्ट्रक्चर में बांटेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट लाइन। ठीक है, यहां पे स्पेशलाइजेशन जो है किसकी होगी? फंक्शन की होगी। यहां पे स्पेशलाइजेशन प्रोडक्ट की होगी। यहां पे डिपार्टमेंट में एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना मुश्किल काम है, लेकिन यहां पे बड़ा आसान है फिक्स करना रिस्पॉन्सिबिलिटी को। अब गोल्ड में नकली सोना पाया गया, किसको पकड़ोगे? टाटा मोटर्स वाले को? नहीं, तनिष्क वाले को पकड़ोगे। ये हो गया। मैनेजरियल डेवलपमेंट, यहां पे फंक्शनल मैनेजर को रिपोर्ट करना पड़ता है मैनेजमेंट को, तो भैया डिफिकल्ट है। जबकि यहां पे इजी है, क्योंकि हर डिवीजन का अपना अपना मालिक होगा, अपना अपना मैनेजर होगा। ठीक है। कॉस्ट, यहां पे फंक्शंस आर नॉट डुप्लीकेटेड, हेंस इकोनॉमिकल। फंक्शंस डुप्लीकेट नहीं किए जाते हैं, एक बार जो काम हो गया, तो भैया इकोनॉमिकल है, सस्ता है। जबकि यहां पे कभी कभी कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट को, हर प्रोडक्ट लाइन को कोऑर्डिनेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एक बड़ी कंपनी के लिए, तो लोगों की भर्ती ज्यादा करनी पड़ती है और वहां से कॉस्ट थोड़ा ज्यादा निकलता है। ठीक है। कोऑर्डिनेशन, यहां पे अगर कोई कंपनी आपकी मल्टी प्रोडक्ट है, अगर कोई कंपनी आपकी मल्टी प्रोडक्ट है जैसे टाटा, तो टाटा के लिए फंक्शनल स्ट्रक्चर सूटेबल नहीं है। समझ रहे हो? टाटा के लिए मल्टी प्रोडक्ट कंपनी के लिए डिविजनल स्ट्रक्चर सूटेबल है बच्चों, क्योंकि टाटा के बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं, फटाफट से आ जाते हैं अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे। भाई देखो, फंक्शनल, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होगा तो आपको स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा, आपको कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगी, क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट में सारे लोग हैं, है ना, फंक्शन एक ही तरह का काम कर रहे हैं, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में मैनेजरियल एफिशिएंसी बढ़ेगी, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स कम होंगे, ट्रेनिंग भी दी जाएगी, और ऑल फंक्शंस, हर फंक्शन को वेटेज दिया जाएगा। अच्छा, डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि जब हर डिपार्टमेंट को आप बांट देते हो ना, तो हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी धौंस जमाने में लग जाता है, अपने अपने डिपार्टमेंट को बढ़ाने में लग जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को भूल जाता है। तो ये है बच्चों इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, कि भैया ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को भी लोग इग्नोर कर देते हैं। फिर आता है डिफिकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। इंटर डिपार्टमेंटल, दो तीन डिपार्टमेंट में ना कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता यार, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। फिर आते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। भैया इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, हितों में, कि मैं क्या चाहता हूं, तुम क्या चाहते हो, वहां पे भी इंटरेस्ट, वहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है। हर्डल इन कंप्लीट डेवलपमेंट, कंप्लीट डेवलपमेंट कभी कभी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट अपने बारे में सोचना शुरू कर देता है। फटाफट से आते हैं अपने डिसएडवांटेज ऑफ और एडवांटेज ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। भैया देखो, डिविजनल स्ट्रक्चर होगा, हर मल्टी प्रोडक्ट कंपनी के लिए बना है, हर प्रोडक्ट का अपना अलग डिवीजन है, तो डिविजनल जो हेड्स होंगे ना, उनका भी थोड़ा क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, बोलबाला बढ़ेगा। डिविजनल रिजल्ट देख सकते हो, गोल्ड कितने का बिका, गाड़ी कितने की बिकी, ये सब आप देख सकते हो, क्योंकि आपने डिवीजन अलग अलग बांट दिए हैं। क्विक डिसीजन मेकिंग, क्योंकि हर डिवीजन अलग अलग है, तो डिसीजन आसानी से हो सकते हैं। इजी एक्सपेंशन, एक्सपैंड भी कर सकते हो, जो कंपनी अच्छा कर रही है उसको एक्सपैंड कर दो। तनिष्क का गोल्ड जो है काफी अच्छा बिक रहा है, तो भैया एक्सपैंड कर दो। डिसएडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिविजनल हेड्स, हो सकता है कि दो डिविजनल हेड्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। डुप्लीकेसी ऑफ फंक्शन, कई बार डुप्लीकेसी ऑफ फंक्शंस भी हो जाता है। और सेल्फिश एटीट्यूड, हर प्रोडक्ट लाइन का बंदा अपने अपने प्रोडक्ट को बढ़ाने में लगा रहेगा, तो सेल्फिश एटीट्यूड भी कभी कभी हो सकता है। अच्छा, अब हमें 3-4 चीजें भैया और पढ़नी है, तो यहां तक जो बच्चों हमने पढ़ा, फटाफट से सब लोग देखेंगे अपनी स्क्रीन पे, यहां तक जो हम लोगों ने पढ़ा, ये ऑर्गेनाइजिंग के मेन और मेजर कंसेप्ट्स हैं, जबकि ऑर्गेनाइजिंग में कुछ और 4-5 कंसेप्ट्स हैं जो अभी हमको पढ़ना बचा है। तो बिल्कुल सुने रहिए, बैठे रहिए और वीडियो को एंड तक देखें, ताकि आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन का जो चैप्टर है वो यहां पे समाप्त हो जाए, वो यहां पे खत्म हो जाए। देखो फटाफट से, अदर कंसेप्ट्स इन ऑर्गेनाइजिंग, पहला क्या पढ़ना है, डेलीगेशन, दूसरा सेंट्रलाइजेशन, तीसरा डिसेंट्रलाइजेशन, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। एक बात कि ये सारी चीजें अपने को पढ़नी है, ठीक है ना। चलो थोड़ा सा बिना कुछ लिखे या बिना कुछ वो करे, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। एक दो आपके लिए चार्ट बनाता हूं ना, जिससे आपके लिए ये टॉपिक पढ़ना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। जरा ध्यान से चार्ट को देखिएगा, ठीक है।
हाँ भाई, तो ये बना दिए हैं कुछ चार्ट आपके लिए, और ये चार्ट काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। देखो क्या होगा बच्चों कि जब आपकी सारी पावर ना एक जगह रहे, जब आपकी सारी पावर आप देख सकते हो जब एक जगह रहे, एक जगह, तो वो हो जाता है आपका सेंट्रलाइजेशन। आप देखो सारी पावर जो है शक्तिमान वाली एक बिंदु पे आके टिक गई है, तो उसे कहते हैं सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइज हो गई सारी पावर्स। अच्छा, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन मतलब डिवीजन ऑफ पावर्स, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स ऑल ओवर द कंपनी, हर तरफ बांट दिए। देखो इधर भी बांट दी, इधर भी बांट दी, इधर भी चली गई, इधर भी चली गई, इधर भी चली गई, हर जगह हमारी पावर बढ़ गई। जबकि डेलीगेशन क्या होता है? डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में बस इतना सा फर्क है कि डिसेंट्रलाइजेशन में पावर चारों ओर बट जाती है, जबकि डेलीगेशन में पावर सुपीरियर से सबऑर्डिनेट, फिर दूसरे सबऑर्डिनेट, फिर दूसरे सबऑर्डिनेट, और फिर दूसरे सबऑर्डिनेट पे आती है। मतलब चारों ओर नहीं बढ़ती है, सबऑर्डिनेट टू सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट टू सबऑर्डिनेट चला करती है। तो ये फर्क है भाई सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन में। समझ गए बात को? एक चीज और बताना चाहूंगा, ठीक है? चलो एक चीज और देखो, अथॉरिटी क्या होती है। अब हमको यह पढ़ना है बच्चों की अथॉरिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और अकाउंटेबिलिटी क्या है। देखो अगर मैं अथॉरिटी की बात करता हूं, ठीक है बच्चों, देखो क्या होता है कि जब हम अपने काम को डेलीगेट करते हैं तो हमें लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि भाई ये काम जाके मेरा कर, ठीक है। जब मैंने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी तो उस काम को कंप्लीट करने के लिए इफेक्टिवली उस बंदे को मुझे थोड़ी अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। तो मैंने उसको क्या दे दिया? मैंने उसको अथॉरिटी दे दी, मैंने उसको कुछ पावर्स दे दी, ठीक है। जब उस बंदे ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर लिया तो वो मेरे से क्या हो जाएगा? वो मुझसे अकाउंटेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? वो मुझसे अकाउंटेबल हो जाएगा। अकाउंटेबल का मतलब होता है जवाबदेही। उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कितने अच्छे से निभाया कि नहीं निभाया, क्या कोई गलती की, क्या कोई एरर किया, ये जब वो मुझे जवाब देगा ना तो वो हो जाता है अकाउंटेबिलिटी। अब एक बात, अथॉरिटी डेलीगेट कर सकते हैं, समझो बात को, अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, ठीक है। क्योंकि जब आप अथॉरिटी नहीं दोगे तो वो बंदा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा कैसे पाएगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेलीगेट हो सकती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड, मगर अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं हो सकती है। अगर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको अकाउंटेबिलिटी, मैं आपको जवाब दूं, मेरी जवाबदेही आपसे है, तो मैं वो जवाबदेही को टाल नहीं सकता हूं, मैं अकाउंटेबल रहूंगा। तो इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड, इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड, कि मैं भाई अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट नहीं कर सकता हूं, ठीक है ना। आई होप कि ये सारे टॉपिक्स आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो हमारा जो आज का टारगेट था, हमारा 40-45 मिनट्स में हम ऑर्गेनाइजिंग के एक टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कर लें। आज हमने पूरा ऑर्गेनाइजिंग कवर किया है। तो भैया ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखो, ऐसे ही क्लास को देखते रहो, और आगे आने वाली क्लासेस में भी पूरी वीडियो देखो। ऐसे ही करते करते मैं एक दिन आपका बिजनेस स्टडीज का पूरा सिलेबस वन शॉट रिवीजन में खत्म कर दूंगा। वन शॉट रिवीजन में आपका पूरा जो सिलेबस है वो आपको पढ़ा दिया जाएगा, ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से और स्ट्रांग और मजबूत कर दी जाए, समझ रहे हो, एकदम लोहा कर दी जाए, ठीक है ना। तो ये सारी क्लासेस आपको हेल्प करेंगी अपने सिलेबस को मगअप करने में, ये सारी क्लासेस आपको हेल्प करेंगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, समझ रहे हो। तो आज पूरा हो गया ऑर्गेनाइजिंग का चैप्टर, फिर कल हम लोग मुलाकात करते हैं, कल हम लोग फिर बातचीत करते हैं। तो जुड़े रहिए अपने आगे आने वाले नेक्स्ट सेशन के लिए। आज के लिए इतना ही, तो ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। ऐसे ही पढ़ते रहें, हंसते रहें, और हमें अपना सपोर्ट बनाए रखें, ठीक है ना। तो ऑल द बेस्ट, गुड बाय बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, बाय।